नमस्कार बच्चों, बीए भाग द्वितीय ऑनलाइन हिंदी की क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। और बीए भाग तृतीय के जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हमारी गद्य साहित्य की जो किताब है एकांकी और नाटक, उसके संदर्भ में आज मैं बात करता हूँ। एक एकांकी है नया पुराना, और एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इनका जन्म 1910 में हुआ और देहावसन 1996 में हुआ है। इनकी जो एकांकी है नया पुराना, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। जो तात्विक विवेचना है उसको देखेंगे, जो प्रमुख व्याख्या के भाग हैं, स्थल हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, नया पुराना एकांकी से रूबरू होने से पहले हम जो इन एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अश्क का जो जन्म है वो 1910 में जालंधर पंजाब में हुआ था। अश्क जी उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार रहे हैं। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु में ही वे पंजाबी में तुकबंदियाँ करने लगे थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया तथा विधि की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास की। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में पहचाने गए हैं। उपेंद्र नाथ अश्क ने साहित्य की प्राय सभी विधाओं पर अपनी कलम चलाई है, लेकिन उनकी मुख्य जो पहचान एक कथाकार के रूप में हुई है। काव्य, नाटक, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, आलोचना, एकांकी आदि क्षेत्रों में वे खूब सक्रिय रहे हैं। साहित्य की किसी एक विधा से वे बंधकर नहीं रहे। उसी तरह किसी विधा में एक ही रंग की रचनाएं भी उन्होंने नहीं की। समाजवादी परंपरा का जो रूप अश्क जी के उपन्यासों में दृश्यमान होता है, वह उन चरित्रों के द्वारा उत्पन्न होता है जिन्हें उन्होंने अपनी अनुभव दृष्टि और अद्भुत वर्णन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। उपन्यासों की गिनती में आते हैं गिरती दीवारें, जो बहुत प्रसिद्ध रहा उपन्यास। शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल आदि हैं। तो गिरती दीवारें और गर्म राख इनके रूमानी उपन्यास हैं। कहानी संग्रह हैं इनके 70 श्रेष्ठ कहानियों के नाम से जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। जादुई की शाम के गीत हैं, काले साहब और पिंजरा। नाटक हैं लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक और भंवर। एकांकी संग्रह हैं इनके अंधी गली, मुखड़ा, बदल गया, चरवाहे। ये इनके 3 एकांकी संग्रह हैं, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया और चरवाहे। काव्य हैं एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियों। संस्मरण इन्होंने लिखे हैं मंटो, मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां। और आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना जो है नाम किया है। अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय के रूप में इन्होंने प्रकाशित करवाई है, जो हमारे सामने है। पाश्चात्य नाटक से प्रभावित और प्रेरित होकर जिन नाटककारों ने आधुनिक युग में एकांकियों के क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं, उनमें अश्क जी का नाम महत्वपूर्ण है। यानी जो पश्चिमी सभ्यता के जो नाटक हैं, उनसे प्रभावित होकर के, उनसे प्रेरित होकर के जो आधुनिक युग के एकांकियों में जो नए प्रयोग किए हैं, उनमें अश्क जी का नाम सबसे ऊपर है। अपने एकांकियों के माध्यम से अश्क जी ने जीने की सही जिंदगी तलाशने की कोशिश की है। आपने तलाश बहुत ईमानदारी से की है, यथार्थ और मनोविज्ञान के संस्पर्श से की है। प्रसादोत्तर काल में समस्या नाटक के रूप में हिंदी नाटक का नई दिशा में जो उत्थान हुआ है, उपेंद्र नाथ अश्क उसके प्रमुख प्रतीक और स्तंभ माने जाते हैं। अश्क जी के सभी एकांकियों की आधारभूमि समाज ही है। यानी समाज से जो
गतिविधियां हैं, कार्य हैं, संवेदनाएं हैं, वो अपने जो है एकांकियों का इन्होंने आधार क्षेत्र माना है। आप सामाजिक यथार्थवादी एकांकीकार हैं। वस्तुतः इनके एकांकियों की विषय सामग्री का संबंध आधुनिक मानव जीवन की यथार्थता से ही है। क्योंकि इनका दृष्टिकोण आलोचक की भांति है, अतः इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र तथा इससे जुड़ी मानवीय जीवन तथा समाज की अद्भुत समस्याओं को एक आलोचक की दृष्टि से अर्थात पैनी दृष्टि से देखा है, परखा है और अपनी रचना के माध्यम से इसे प्रस्तुत भी किया है। आज घर घर में मानव के अंतर्मन में, परिवार में तथा समाज के अंतराल में जो विकृतियां, विद्रूपताएं घर कर गई हैं, वे समाज की उन्नति में बाधक सिद्ध हो रही हैं। भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक पतन की राह पर अग्रसर प्रतीत हो रहा है। ऐसे तत्वों को, ऐसी समस्याओं को उभार कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का बीड़ा अक्षय ने उठाया है और अपनी लेखनी द्वारा एकांकियों के माध्यम से हमारे समक्ष खोल कर रख दिया है। अस्क जी बहु उपदेशक बनकर कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं करना चाहते, बल्कि मात्र समाज तथा मनुष्य की अंतर्वर्तियों के भीतरी परतों को उधेड़ना चाहते हैं। जागरूक होने के कारण इन्होंने अपने सामाजिक परिवेश को खुली आंखों से देखा है तथा उसमें परिव्याप्त विकृतियों को व्यंग्य की तूलिका से प्रभावशाली रूप से अंकित किया है। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं ऐसे नाटक लिखना चाहता हूं जो रचनाधर्मी हो, यथार्थधर्मी हो और मनोवैज्ञानिक भी हो और हमारी समस्याओं का दिग्दर्शन कराए। अस्क जी मध्यम वर्ग के समाज की कमजोरियां, रूढ़ियों और जीर्ण शीर्ण परंपराओं की ओर अनवरत ध्यान दिलाते हैं। अपने नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके शिल्प का परिमार्जन खूब करते हैं और उसे अधिक से अधिक सुगठित बनाते हैं। ये इनकी एक विशेषता रही है। अस्क जी की सबसे बड़ी शक्ति व्यंग और हास्य है और सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही है कि हिंदी एकांकियों में हास्य और व्यंग में यथार्थवादी सफल प्रयोग करने के बावजूद युगानुरूप इन पर श्रेष्ठ व्यंग्यकार बर्नार्ड शॉ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने अपनी मौलिकता को अक्षुण्ण बनाए रखा है। समाज, व्यक्ति तथा संस्थाओं के खोखलेपन, युगों की कड़वाहट, रूढ़ियों की कमजोरियों का चित्रण ये ऐसे व्यंग्यात्मक शैली से करते हैं कि एकांकी समाप्त करते करते दर्शक का मन उसके प्रति विद्रोह से परिपूर्ण हो उठता है। अब इनकी जो एकांकी है वो हम देखते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क और उनकी एकांकी नया पुराना। इसकी हम सार, समीक्षा, व्याख्या और तत्व विश्लेषण करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक 2-3 पंक्तियों में इसका एक सार बता देता हूं ताकि आपको इसको कथा वस्तु याद रहे। लेखक जो है यहां पर एक आदर्शवाद की स्थापना करना चाहता है। आदर्शवाद क्या है कि अच्छाई की ओर जाना। तो इसमें जो चरित्र हैं, एकांकी में जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, वो देवचंद है, रविदत्त है, प्रतिमा है, भाभी है और लिली की माँ है। देखिए, अब सारी जो कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र हैं देवचंद और इनके दो दोस्त हैं, वो है रविदत्त। देवचंद का दोस्त कौन है? रविदत्त। और देवचंद की पत्नी कौन है? प्रतिमा। और भाभी कौन है? रविदत्त की जो है पत्नी। और लिली की माँ कौन है? पड़ोस में रहने वाली एक जो गरीब, जिसका पति दारू पीता है, शराब पीता है, वो है जो गहने गिरवी रखती है। किसके पास? गिरवी नहीं रखती, मतलब उसको कहते हैं ना, अपने सार संभाल में रखती है, देवचंद के यहां रख देती है। देवचंद के यहां रख देती है। अब जिसको अमानत कहते हैं, अमानत यानी जैसे दूसरे के कोई पैसा हमारे यहां रख जाए वो उसकी अमानत है, तो ये अमानत है। तो देवचंद जो लिली की माँ से अमानत तो लेता है, लेकिन रविदत्त जो उसका मित्र है वो उसके ईमान को डगमगा देता है। वो ये कहता है कि लिली की माँ के पास क्या प्रमाण है कि उसने तुम्हारे पास में ये पैसे रखे, तो इनको हड़प जा, खा जा। अब अंदर से मजबूत तो है देवचंद, लेकिन फिर भी उसका जो आधुनिक मन है, आम आदमी का जो मन है, वो एक तरह से पसर जाता है। एक तरह से जो है अपने मन पर काबू नहीं होता है और उसको अपने ही अंदर इस बात का डर रहता है कि कहीं मैं बदल नहीं जाऊं, है ना। तो इसलिए वो
ये जो अपनी मन की शंका वो अपनी पत्नी प्रतिमा को बताता है। प्रतिमा जो है थोड़ी सी जो है रविदत्त देवचंद और लिली की माँ के बीच का जो कोई संबंध है उसको अवैध संबंध के रूप में तो नहीं बताती, लेकिन शक की दृष्टि जरूर देखती है और उल्टा देवचंद को ही डांट देती है कि तुमने रखे ही क्यों, तुम्ही ने क्यों रखे, तुम्ही क्यों दिए। ऐसे करके ये कहानी चलती है, लेकिन अंत में जो है लिली की माँ को गहने वापस लौटा देता है और कहानी ये एकांकी समाप्त हो जाती है। देखिए अब इसकी विस्तृत जो है हम चर्चा इस तरह से करते हैं। एकांकी का प्रारंभ रविदत्त के कथन से होता है और वह कहता है कि मैं कहता हूं तब आ जाओ, तब फिर ऐसा अवसर ना आएगा। देवचंद क्रोध से और आश्चर्य से साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है रविदत्त फिर कहता है तुम तो पागल हो। यानी जो रविदत्त है उसके कथन से एकांकी का आरंभ कहता मैं कहता हूं आ जाओ, खा जाओ। यानी जो पैसे लिली की माँ ने तुम्हारे यहां अमानत रखी है उसको खा जाओ, ऐसा अवसर फिर ना आएगा। यानी इस प्रकार का कोई अवसर दूसरी बार नहीं आएगा। जो लिली की माँ ने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसको खा जाओ। तो क्रोध से देवदत्त जो है वो देवचंद जो है वो क्रोध से कहते हैं रविदत्त फिर उस बात का उदाहरण, उस कथन का जो है उत्तर देता है तुम तो पागल हो, 50-60 हजार के गहने कोई मामूली चीज नहीं है, जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। देवचंद उसको कहता है लेकिन वह तो अमानत है। रविदत्त को देवचंद कहता है कि वो तो लिली की माँ की अमानत है। तो रविदत्त उसका उत्तर देता है अमानत है तो क्या हुआ, इस समय तो वह तुम्हारे कब्जे में है और फिर कोई लिखा पढ़ी नहीं, रसीद पर्चा नहीं, गवाह शहादत नहीं। मैं कहता हूं बस पी जाओ, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। रविदत्त कहता है जो ये देवचंद कहते हैं कि ये तो धोखा है। किसको कहते हैं? रविदत्त को। तो रविदत्त जो है उसको उत्तर देते हैं दुनिया में कौन धोखा नहीं करता, क्योंकि ये यथार्थवादी चरित्र है। कौन? रविदत्त। आज के दुनिया का चरित्र है। आज की जो आपाधापी में और संघर्ष जीवन है, जो धोखा फरेब सबके कारण से ऊंचा उठने जाने की बात करते हैं, उसका एक प्रतीक है रविदत्त। दुनिया में कौन धोखा नहीं करता? ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राज्य, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापारी, ये क्या सब छल कपट पर नहीं चलते? बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी गई है? रात दिन तुम इस भारतीय स्कूल में झकझक करते हो, मेहनत करते हो, मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो, और सारे श्रम के बदले तुम्हें मिलता क्या है? तुम पाते क्या हो? इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें पर्याप्त नहीं है, ठीक तरह से खा पी भी नहीं सकते। मैं कहता हूं बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आंख से छिपाया जा सके। ये व्याख्या के लिए भी हो सकता है। तो आप देखिए ये आज का यथार्थ है। आज के ये जो कलयुग का जो समय है, इसमें जो आदमी चालाक है, होशियार है, और जो मौका पाकर के, अवसर पाकर के जो अपना विकास कर लेता है, हड़प लेता है किसी चीजें और कैसे भी करके ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, वही सफल होता है। ये रविदत्त का कहना है। देवचंद कहता है कि लेकिन मन की आंख, आत्मा की आंख, ये आदर्शवादी चरित्र है देवचंद। तो ये कहता है कि ये तो बात सही है कि अवसर आए खा जाओ, लेकिन आत्मा भी तो अपनी माननी चाहिए ना। तो रविदत्त इस बात का उत्तर देते हुए कहता मन और आत्मा का ख्याल रखने वाले सदैव पिछली पंक्तियों में खड़े रहते हैं, निचली घाटियों में घिरे रहते हैं। आगे बढ़ना या ऊंचे उड़ना उनके भाग्य में नहीं है। तो देवचंद इस बात का उत्तर देते हैं नहीं रविदत्त, ये अमानत में खयानत है। रविदत्त अमानत में खयानत? तुम बिल्कुल भोले हो मित्र। दुनिया में हर बड़ा छोटे का, हर सबल निबल का, हर ऊंचा नीचे का माल छीनता है, उसकी अमानत में खयानत करता है। देवचंद नहीं, मेरा स्कूल। रविदत्त कहते हैं कि 60 हजार में तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। जो लिली के माँ ने तुम्हारे पास गहने रखे हैं ना 60 हजार के, उसमें तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। तो फिर देवचंद कहता है कि 12 वर्ष के परिश्रम में दयानतदारी से हासिल हुई जो मेरी प्रतिष्ठा है, उसका क्या होगा? रविदत्त कहता है कि रुपए के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम इससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। यानी अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तुम इससे ज़्यादा इज्जत प्राप्त कर सकते हो, ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। देवचंद मुझे तुम बहकाओ मत रवि, तुम रानी हार वापस कर दो। ये क्या है कि शादी में जो है अपनी पत्नी को कहीं पहनने के लिए रानी हार मांगा था, लिली की माँ से पूछ कर दे दिया था। अब वो लौटा नहीं रहा रविदत्त, और खुद भी नहीं लौटा रहा है, और
देवचंद को भी कहता है कि जो लिली की माँ ने पैसे दिए हैं, जो गहने दिए हैं, वो खा जाओ तुम भी। इस तरह रविदत्त और देवचंद में बातचीत होती है, लेकिन रविदत्त रानी हार वापस नहीं करता, बल्कि उसको तर्क देता है, उसका विश्वास डगमगाना चाहता है। वह कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये वह हार वापस दिया तो मुझसे तुमसे ज़्यादा मूर्खता मैं करूँगा। तो देवचंद भी उसको तर्क देते हैं कि उसने मुझ पर इतना विश्वास क्यों किया, तुम सही नहीं समझ सकते। ये सब विश्वास, सब भरोसा मैंने 12 साल के कठिन परिश्रम से हासिल किया है। क्या तुम चाह रहे हो कि इतने परिश्रम से हासिल किए विश्वास धन को मैं लोलुपता के क्षण में गंवा दूं? और रविदत्त जो वह कहता है कि अगर लिली की माँ तुम्हें नहीं देती तो उसका शराबी पति उसको बेचकर खा जाता। बीच में कमल का जिक्र आता है तो देवचंद उस कमल के ऊपर खींच जाता है जो डींगे हाँकता है किसकी? समाजवाद की। तो देवचंद कहते हैं कि कमल, वह सिर्फ रहा लेखक, उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया कि आज बद दयानिति की खूबी समझाने लगे हो। हरिकृष्ण की दुकान से मैंने 20 रुपए की किताब लेकर दी थी उसको, आज तक साल भर होने को आया, उसने एक पैसा वापस नहीं किया। दुकानदार के तकाजों से नाक में दम आ गया। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने के लिए कहा तो हंसकर बोला, इन पूंजीपतियों से रुपए मार लेना अनुचित नहीं, आखिर में रुपए मुझे ही देने पड़े। छल कपट, धोखा, फरेब, बदनीयती, बदमाशी, जालसाजी, हर एक के लिए अपने प्रगतिशील फलसफे सिद्धांत से कोई ना कोई दलील निकाल लेता है। उसके ख्याल में मानव छली और कपटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कमल प्रगतिशील नहीं, अगतिशील है, प्रगति के नाम पर कलंक है। तो हो सकता है तुम जो है कमल के बहकाओं में आ रहे हो, उसके विचारों में आ रहे हो। ये रविदत्त से कहते हैं कौन? देवचंद। इस बीच कई तरह के तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन रविदत्त हार वापस नहीं करता। हुआ ये था कि लिली की माँ ने देवदत्त को ईमानदार समझ उस पर विश्वास कर 60,000 के गहने अमानत पर रखे थे। लेकिन जब रविदत्त की शादी हुई तो रानी हार पहनने के लिए पत्नी के लिए मांगा था, तो लिली की माँ से पूछकर जो है उसको दे दिया था। अब वह किसी भी तरह से हार वापस लेकर लिली की माँ को लौटाना चाहता है। इसके लिए वह अपनी पत्नी प्रतिमा का भी सहारा लेता है, लेकिन प्रतिमा भी देवचंद पर लिली की माँ से गलत संबंध होने का शक जाहिर करती है और खरी खोटी सुनाती है। लेकिन अपनी पति प्रतिमा के कारण वह भाभी से हार वापस रखवा लेता है और लिली की माँ को बुलाकर उसकी अमानत वापस कर देता है। रानी हार लौट आते ही देवचंद कहता है, तुम बिल्कुल नहीं समझी लिली की माँ, मुझे मन के चोर का डर है, मुझे स्वयं अपने आप से डर है। आज तक मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, परंतु आज रवि की बातों ने उस विश्वास को डिगा दिया है, इसलिए मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं है। हार देते हुए कहता है, लिली की माँ को हार वापस लौटाते हुए, गहने वापस लौटाते हुए कहता है कि लिली की माँ, तुम समझ नहीं रही हो, किसी चोर का डर नहीं है। कि जब बातें कहती है कि कोई चोर ले जाएगा इसलिए मैं आपको लौटा रहा हूँ, तो लिली की माँ कहती है कि मेरे घर से भी चोरी हो सकता है। तो वो असल बात बताई देता है देवचंद कि मुझे जो है चोर का डर नहीं है, मेरे अंदर के जो चोर है उसका डर है, मुझे स्वयं अपने आप से डर है। आज तक मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, लेकिन आज रवि की बातों ने मेरा विश्वास डगमगा दिया है, इसलिए मुझे मेरे मन पे विश्वास नहीं है। तो ये एकांकी थी जो आदर्शवादी कहानी है, आदर्शवादी एकांकी है, आदर्शवाद की स्थापना करती है। और अंत में जो है ये दिया भी गया है कि इसमें तुम आदर्शवाद बता रहे हो, इसको कौन पढ़ेगा, इसका कौन पालन करेगा। आज के ज़माने में कहाँ ये एकांकी चलने वाली नहीं है, लेकिन आदर्श तो आदर्श ही होते हैं और उनको अपन को नैतिकता, आदर्श को अपनाना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। आज जो है इतना ही। आगे की वीडियो में फिर आपसे नई एकांकी के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।